सबको मैं नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपको कश्मीर के बाद। और कश्मीर में जो हमने ट्रिप की थी, जब इसकी हमने एंडिंग की थी, एक हमने लास्ट का व्लॉग बनाया था। उस व्लॉग में हमने टाइटल किया था कि और लास्ट व्लॉग। तो वो बेसिकली क्या था कि ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो हमारा लास्ट व्लॉग नहीं था, हमारी ट्रिप का लास्ट व्लॉग था। पंजाबी टेक जर्नी एंड्स इन कश्मीर। और जिस व्लॉग में हमने देखा कि जिस तरीके से हमारी ट्रिप एंड हुई, उससे अप्रोप्रिएट टाइटल मुझे कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हम सब टाइटल्स उनसे थे सिटी वाइज। और जो भी हमने एक्सप्रेशन किया वहाँ पे, एडवेंचर किया, जो भी किया वो हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए थे। एनीवे, अभी हम वापस अपने पहाड़ों वाले घर में आ गए हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने पूछा, अभी भी कई कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई वो वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे कितना एक्सपेंस आया, और उसके अलावा वो कौन सी चीज़ कैसे की, और किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से कश्मीर घूम सकते हैं। क्योंकि हमने कश्मीर में 9-10 दिन का ट्रिप था हमारा, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया फैमिली के साथ। तो अब भाई ऐसा है कि मतलब भाई और बहनों, भाभीियों और सेलियों, तो भाई ऐसा है कि मतलब मुंह से ऐसे निकलता कि भाई भाई निकलता मुंह से। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लेडीज़ लोग देख रहे हैं, ये मैं उनको संबोधित नहीं कर रहा। तो सभी के लिए जो मेरा मैसेज है, तो मेन बात यह है कि हमने फैमिली ट्रिप स्टार्ट करी। और थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने कश्मीर जाने का सपना पाला हुआ है और अभी तक पूरा नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है जो हमने पूरा दिखाया कि वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो गई है। तो आप इजीली पहुंच सकते हैं, सिर्फ ट्रेन में बैठ के आपको आना है जम्मू तक। जम्मू से आप कटरा जा सकते हो, वहाँ से चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। या फिर जो आप दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ते हैं सीधा, वो जाती है कटरा तक। तो आपको पूरी ट्रिप का अपडेट देने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर, कि कितने पैसे लगते हैं और कहाँ रुकना चाहिए, और कश्मीर का माहौल कैसा है, और उसके अलावा क्या क्या वहाँ पे साइड एंटरटेनमेंट के जरिए हैं। हमारा जो ट्रैवल होता है बहुत देसी ट्रैवल होता है, हम उस तरह से नहीं घूमते जिस तरीके से टूरिस्ट घूमते हैं कि भाई वहाँ जाओ और वहाँ पे एक साइट सीइंग करनी है, एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उसको देखना है। हमारा कुछ ऐसा होता है कि हम उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हम कल्चर को एक्सप्लोर कर सकें, और नेचुरल ब्यूटी हो, अनडिस्टर्ब ब्यूटी हो, हिडन प्लेस हो। तो हमारा ये पर्पस रहता है। आप देख रहे हो हमारे आजू बाजू इतने पहाड़ हैं जहाँ पे हम रहते हैं, पहाड़ों वाला घर है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमेशा ही हम कह सकते हो कि अगर हम इस पर्पस से चलें कि हम साइट सीइंग करने जा रहे हैं, तो यहीं पे बहुत कुछ दिख जाता है। बट हाँ, किसी अलग जगह पे जाते हैं और वहाँ अलग लोगों से मिलते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग लोगों से पहचान होती है। उसके अलावा वहाँ का पानी पीते हैं, वहाँ की हवा। बट जिस जगह पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो उस जगह पे कह सकते हो कि जो वातावरण वैसा ही होता है जैसे सिटी में बन जाता है। जैसे मनाली जाते हो, तो मनाली में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप सिटी में आ गए हो किसी। बस ये फ़र्क है कि दिल्ली मनाली के अंदर भी वहाँ पहाड़ है, नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। बट आप जब लोग देखते हो सिटी में तो बहुत दिखते हैं। तो हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी को अपनी। हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। लुधियाना में फर्स्ट स्टॉपेज था हमारा। स्टॉपेज इन द सेंस कि हमने जो प्लम थे वो अपनी बहन को दिए। बहन बहन जीजा जी के लिए भेजे थे, तो जीजा जी हमारे वहाँ पे, उनको हमने प्लम दिए। उसके बाद जी पहुँचे कटरा। कटरा में ये जो ट्रेन होती है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये आपको कटरा में ड्रॉप करती है। और कटरा में जो ड्रॉप करती है आपको लगभग 2:15 बजे। और 2:15 बजे अगर आप अपनी जर्नी डायरेक्टली कटरा से कश्मीर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 2:15 बजे के बाद 3 बजे की ट्रेन होती है जो आपको कश्मीर लेके जाती है। इस ट्रेन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बताते हैं कि हम जब कटरा में पहुँचे, क्योंकि एक दिन का हम गैप लेके चले थे। हमारी जो ट्रेन थी वो नेक्स्ट डे थी कश्मीर की। तो भैया 2:15 पहुँचे, और जब हम पहुँचे इतना वहाँ पे तूफ़ानी मौसम हो रखा था माता के दरबार पे। और वहीं पे रिसेंटली उसी 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 टाइम जब हमारी वहाँ पे गाड़ी रुकी, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई। और लैंडस्लाइड होने के बाद वहाँ पे जो काफ़ी सारे रास्ते बंद हो गए। एनीवे, तो हमने अपना जो माता के जो दरबार था, माता की चढ़ाई हमने करी। तो नेक्स्ट डे हमारी जो ट्रेन थी वो थी लगभग 3 बजे की। तो भाई ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये चलती है कटरा से। इसका जो किराया है लगभग 700-750 रुपये है। जो दिल्ली वाली जो ट्रेन आती है, दिल्ली से कटरा आती है, उसका लगभग जो किराया था वो 1000 रुपये से ऊपर था, मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपये था। और वो बाकी आप चेक कर सकते हैं IRCTC पे, हमने वहीं से बुक की थी। तो ये जो ट्रेन चलती है आपकी, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो चलती है जी कटरा से चलती है। ये चलती है लगभग 3 बजे। इसमें काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होती है और बहुत ही सेफ़ ट्रेन है। आपने देखा होगा कि इतने सारे जो वहाँ पे कमांडोज़ हैं वो आपके ट्रेन में रहते हैं। और उसके अलावा जो स्नैक्स देते हैं ये भी अच्छे होते हैं। रास्ते में जो पूरी ट्रेन है, ऑलमोस्ट जो आधा सफ़र है बनिहाल तक का, वो होता है टनल्स के अंदर। इतनी टनल्स है, इतनी टनल्स है, इतनी टनल्स हैं कि आप बाहर का व्यू देख ही नहीं पाते।
तो क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है और ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे जो सुरंगें बनाई गई हैं उसमें से आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और करते करते जी आप जो एक ब्रिज आता है बीच में, जो हमारा जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ट्रेन ब्रिज है, उस पे से आपकी जो ट्रेन है चनाब के ऊपर, चनाब ब्रिज, वहाँ से आपकी ट्रेन निकलती है। नज़ारा बहुत अच्छा होता है, पर ज़्यादा आप देख नहीं पाते क्योंकि आप ब्रिज के ऊपर से निकल रहे होते हो, और जो ब्रिज है वो तो नीचे है, आप उसको देख नहीं पाओगे उसको। बनिहाल के बाद जो ट्रेन होती है वो बहुत ही खूबसूरत इलाके में आ जाती है और चारों तरफ आपको वैलीज मिलती हैं। तो सबसे जो बढ़िया बात लगती है मुझे कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर वैली बोलते हैं, उसमें जैसे अभी देखो पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ मेरे बहुत ही पास है, और इधर भी जो पहाड़ देखेंगे तो वही बहुत पास होगा, इधर भी पहाड़ बहुत पास होगा। पर जो एक वैली, हम मैं वैली में हूँ, तो भाई जो कश्मीर की वैली होती है ना, वो ऐसी वैली है कि आप कई 50 किलोमीटर दूर जाके पहाड़ दिखेगा आपको। इधर पहाड़ 50 किलोमीटर दूर है, इधर पहाड़ 50 किलोमीटर दूर है बिल्कुल हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, ठंड है, अच्छा वेदर है, सेब के बाग लगे हुए थे। ऊपर ट्रेन जो चलती है वो चलती है बिल्कुल स्मूथ है एकदम। बनिहाल का स्टेशन बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा वहाँ पे। और एक देशभक्ति की भावना से भी जागती है वहाँ जाके देखते हैं, जब वहाँ पे हमारे जो कमांडोज हैं, और जब पीछे वो इशू हुआ था उसके बावजूद वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी कर रखी है, और टूरिस्ट अब आना स्टार्ट हो गया है, अच्छे खासे टूरिस्ट आए हुए थे। तो उसके बाद जी हम पहुँचे जी श्रीनगर बनिहाल से। श्रीनगर से क्या है कि श्रीनगर में थोड़ा ट्रैफिक रोड पे आज ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि जो बाबा नीम करौली के यहाँ से जब लोग जाते हैं ना, तो कई बार हमारे घर के आगे के रोड पकड़ लेते हैं जब उनका वो वाला हाईवे बंद होता है। तो थोड़ा सा उसको माइंड मत करना ट्रैफिक की आवाज़ों को। तो भाई मेन बात ये है कि श्रीनगर जब हम पहुँचे, अब श्रीनगर से हमने जाना था अपनी हाउस बोट के अंदर। हाउस बोट है डल लेक के ऊपर, चलती क्या खड़ी होती है, और शिकारा चलता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर आप वहाँ से ऑटो भी बुक करोगे ना, वो 500-600 रुपये से कम नहीं मांगेगा, और आप टैक्सी बुक करोगे 750 रुपये मांगेंगे। तो जो लवे है, लवे के पास ऊबर थी, तो लवे ने ऊबर ऐप पे चेक किया तो हमारी लगभग 350 रुपये में हमारी कैब बुक होगी। डल लेक के चारों तरफ गेट्स होते हैं, जिनको गेट बोलते हैं, जहाँ से आप शिकारा में बैठते हैं और आपका शिकारा आपका हाउस बोट तक लेके जाता है, क्योंकि हाउस बोट बिल्कुल किनारे भी नहीं होती है, वो अंदर होती है। तो हमने डल लेक में चूज़ किया था अपना हाउस बोट को, और ये हाउस बोट को बुक किया था एयरबीएनबी से। इसके अलावा कई लोग booking.com से भी बुक कर सकते हैं। तो हम मतलब इकोनॉमिकली, जहाँ 500 रुपये ऑटो वाला ले रहा था, हम 350 रुपये के अंदर अच्छे खासे बैग्स लेके कंफर्टेबली पहुँच गए अपने जो हमारे हाउस बोट का जो गेट था मेन, मेरे ख्याल से वो शायद गेट नंबर 5 था। तो वहाँ तक पहुँचने में लगा लगभग आधा घंटा, और कंफर्टेबली पहुँच गए वहाँ पे इकोनॉमिकली। और मैं भी कहूँगा कि आप ऊबर से बुक कीजिए। वहाँ जाके अगर आप बात करेंगे तो वहाँ के जो लोकल टैक्सीज़ वाले हैं, उनका कुछ अपना मोनोपोली होता है, तो वो छोटे से भी, जैसे जो राइड थी वो बहुत ही शॉर्ट राइड थी, उसके लिए 750 रुपये करीब मांगते हैं। तो ऊबर को यूज़ कीजिए। हाउस बोट बुक की थी एयरबीएनबी से, तो bookings.com से पहले मैंने हाउस बोट बुक की थी, पर उसमें इशू क्या आया था कि भाई वो जो हाउस बोट दिखती है ना, वो ही आपको हाउस बोट देते नहीं है, वो ऐसा मोस्टली होता है। तो आपने एक ही बंदे की 5-5 हाउस बोट, ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स होता है, वो अच्छा एक भी होगी तो भी लिखा है ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स। तो आपको क्या कहेंगे कि आपको जैसे मान लो हाई सीज़न है, या उनके पास आपसे बुकिंग ले ली अच्छे हाउस बोट की पिक्चर्स दिखा के, और मैं सारा बताऊंगा इसमें, आपको कि झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं भाई यहाँ अच्छा ही बता रहा हूँ। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन भी हो सकता है, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो आपकी ट्रिप जो सी वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है। bookings.com से बुक की थी, तो वो जो हाउस बोट थी उसके अंदर क्या हुआ भाई कि वो जब मैंने फ़ोन किया उस बंदे को, मैंने कहा फ़ोटोज़ भेजो मुझे आप ना, व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही थी मेरी। तो जो हाउस बोट, उसने फ़ोटोज़ को डिफरेंट भेजी, तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो मैच ही नहीं कर रही। कहता हमारा ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स होता है, वो दूसरी वाली है, वो दूसरी वाली, उसको वो महंगी पड़ेगी। तो उसकी बुकिंग मैंने कैंसिल कर दी booking.com से। एयरबिन भी थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल लगता है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे जो रिव्यूज़ होते हैं बहुत मैटर करते हैं, और उसके अलावा जो पेमेंट होती है वो पहले ही आप दे देते हो, और जो होस्ट होता है उसको भी अपने रिव्यूज़ की बहुत चिंता होती है, रेटिंग्स की बहुत चिंता होती है। तो हमने वहाँ से बुक की, पर इशू यहाँ पे हमारे साथ भी फिर भी यही हुआ, जो हाउस बोट वाला था आपको शिकारा भेजता है, और उसके आपको पैसे नहीं देने होते। एक दिन के अंदर आपके 2 चक्कर फ्री होते हैं, अगर आपको मार्केट से आना जाना है या आपको हाउस बोट को लीव करना है। 2 चक्कर आप हाउस बोट अपने जो से शिकारा है उसके ऊपर ले सकते हो, हाउस बोट से लेके किनारे तक, मेन गेट तक। अदरवाइज़ मैंने पढ़ा भी है कई जगह पे लोगों के रिव्यूज़ में, तो उसमें जो आपका जो वो होता है, क्या नाम है, हाउस बोट का ऑनर होता है या शिकारे वाला होता है, आपको 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं एक से आपके सामान इधर से उधर लेके मतलब लेके जाने के लिए। हाउस बोट वाले के पास अपना पर्सनल शिकारा होता है, तो वो आपसे चार्ज नहीं करते, पर आपको पता होना चाहिए, आप पहले ही बुकिंग जब करते हो तो उनको बात कर लो कि हमें शिकारे के लिए पे नहीं करेंगे।
उसके बाद जब हम हाउस बोट में गए, बैठे, बहुत अच्छी हाउस बोट थी, एयरबीएनबी बुक की थी, वही सेम पिक्चर थी उसके अंदर। पर जैसे ही हमने चेक इन करने के लिए रजिस्टर में एंट्री की, तो भाई साहब ने पहले बोल दिया कि नेक्स्ट जो डे है, जो हमारे 2 दिन की बुकिंग थी, कल की जो बुकिंग है, आपको हम दूसरी हाउस बोट चेंज में देंगे, आपकी हाउस बोट को हम चेंज कर देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि यहाँ पे मेंटेनेंस आई हुई है हमारी हाउस बोट की, और मेंटेनेंस की वजह से क्योंकि साल एक का साल हम अप्लाई करते हैं और कभी भी मेंटेनेंस आ सकती है, तो उस केस के अंदर आपको हाउस बोट चेंज करनी पड़ती है। हमारी आ गई है, कल की डेट है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प कीजिए हमारी। तो उन्होंने हमें एक हाउस बोट दूसरी थी, उनकी कोई पर्सनल हाउस बोट थी, बहुत ही छोटी थी और इतनी वेल फर्निश्ड नहीं थी वो। बट हमने कहा चलो कोई नहीं, आदमी की नीड है। बट हुआ ये कि नेक्स्ट डे जब हम उसमें हाउस बोट में गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी उसके अंदर। कहीं जगह कुंडी नहीं लग रही थी, कहीं जगह जो आपके पर्दे थे वो सब पड़े हुए थे बेड के ऊपर, मतलब चादर की जगह पर्दे भी लगा रखे थे बेड के ऊपर। तो भाई फिर हमने बोला नहीं, हमें हाउस बोट नहीं चाहिए, तो आप हमारी दूसरी वही, या तो वही दो या दूसरी अच्छी हाउस बोट दो। तो बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी उस केस के अंदर। फिर एक और हाउस बोट उन्होंने सजेस्ट किया सारी 2-4 घूमने के बाद, और वो महंगी भी पड़ी हमें, पर वहाँ का रूम अच्छा था, स्पेशियस था। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर हाउस बोट बुक करनी है, तो आप पहले श्योर हो जाइए एयरबिन पे कि भाई साहब से होस्ट से बात कर लो कि वो हाउस बोट चेंज नहीं होगी और सेम पिक्चर्स वाले हाउस बोट होनी चाहिए। तो एनीवे उस हाउस बोट का जो किराया था हमें एक दिन का पड़ा 2500 रुपये, क्योंकि उसमें हमने 2 रूम लिए थे। थोड़ा चीप पड़ा हमें, क्योंकि सीज़न नहीं था, जो पीछे इशू हुआ था उसकी वजह से काफ़ी टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, सारी हाउस बोट्स खाली थी। तो 2500 रुपये के अंदर हमें 2 रूम मिले हाउस बोट के अंदर, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था। तो ब्रेकफास्ट का क्या होता है, वो 150 रुपये लेते हैं एक आदमी का। उसके अलावा जो आपका डिनर होता है, जो आप खाते हैं, जैसे आप नॉन वेज ले रहे हैं तो 350 रुपये करीब डिनर होता है। वेजिटेरियन ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो 2-250 रुपये का आपको चार्ज करते हैं डिनर का। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है इधर उधर। तो जी हम श्रीनगर में अपने हाउस बोट में रुके, एंजॉय किया। रात हमारी अच्छी बीती। बाहर वो बोट शिकारे वाले घूमते रहते हैं, वो स्नैक्स बेचते रहते हैं, सिगड़ी वाले आते रहते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो सलाखों में लगा के देते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो मौसम बड़ा अच्छा लगा हमें। और वातावरण एक ऐसा लग रहा था कि आप वेनिस में घूम रहे हैं, जैसे वेनिस में होता है ना कि आपके गंडोला चलते हैं, उसी तरीके से था। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है शायद इंडिया में और कहीं नहीं लिया जा सकता। लेक्स तो बहुत हैं, पर जो डल लेक में हाउस बोट चलती हैं वो शायद इंडिया में और कहीं नहीं है। और आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड हाउस बोट का जो कॉन्सेप्ट है किसी और शहर में या किसी और कंट्री सिटी में नहीं है। तो ये एक बार तो भाई बनती है देखना, और उस हाउस बोट में रहने का मज़ा तो आता है, क्योंकि जो हाउस बोट है वो पानी पे तैरती है, और तैरने के साथ उसमें चारों तरफ वहाँ पे जो कमल के फूल होते हैं वो खिले होते हैं, लिलीज़ के होते हैं, जो पक्षी होते हैं, डक्स होती हैं छोटी छोटी, वो वहाँ से निकल रही होती है, मुर्गावियाँ जो टाइप जैसी होती हैं वो निकल रही होती हैं। और एक और जो कि वो अलग होता है, जैसे वो कहवे लेके आ रहे हैं जी, कहवा बैठे हो, ठंड का माहौल है, शाम को बैठे हो तो जी कहवा पियो जी, वो कहवा दे के जा रहे हैं आपको। आई थिंक 50 रुपये का कहवा देते हैं वो। कुछ भी चाहिए वो सारी के सारी जो दुकान होती है कन्फेक्शनरी की, वो है कन्वीनियंस स्टोर कह लो, कुछ भी उस तरीके से आपके सारी के सारी वो घूमते रहते हैं। तो बाजी फिर हमने वो नाइट वहाँ स्टे किया। अच्छा खाना अच्छा था उनका, नो डाउट। तो नेक्स्ट डे हम चले श्रीनगर दर्शन करने के लिए। हमने टैक्सी बुक की। टैक्सी का ऐसा होता है कि जी 2000 रुपये आपको पे करने होते हैं, और वो पूरा आपको श्रीनगर का ट्रिप करवाती है, जिसमें आपको वो जितने भी गार्डन्स हैं, निशात बाग, और उसके अलावा चश्मे शाही, उसके अलावा शंकराचार्य जी का जो टेम्पल है वो हो गया, और मार्केट हो गई, या कहीं भी आपको श्रीनगर में घूमना है, 6-7 पॉइंट होते हैं, वो सारे आपको बता देंगे। तो वो आप 2000 रुपये में आप बात के 2500 रुपये मांगेंगे, आप 2000 रुपये में बात कर लो कि भाई हम तो 2000 रुपये देंगे। एसी चलाते हैं वो, अगर गर्मी के मौसम में जा रहे हो तो आप कहो भाई हमें एसी चलना चाहिए, तो एसी वो चला के देगा आपको। पर हाँ, ये बात करना ज़रूरी होता है कि भाई साहब एसी चलाना पड़ेगा, तो नहीं तो बाद में ऐसा भी होता है कि 100-200 रुपये को आपसे कोई 100-200 रुपये आपसे और भी मांगे। तो अच्छा था, मज़ा आया। और वो आपका जो होटल वाला है वही आपको मतलब बता देगा कि भाई टैक्सी के बारे में कि कहाँ से बुक करनी है। होटल वाला हो गया, हाउस बोट वाला हो गया, या आप ऊबर के थ्रू भी बुक कर सकते हो, पर वो एक साइड की राइड होगी। तो हमने क्या किया था, जब हम श्रीनगर में लैंड क्या किया, मतलब हमारी ट्रेन लैंड की थी वहाँ पे, रुकी। तो हमने ऊबर से हमने अपना ऊबर बुक की थी हाउस बोट तक पहुँचने के लिए, उसी भाई से बात कर ली थी हमने कि भैया फ़ोन उस पर हमने पूछा, और उसने हमें पहले बोल दिया था कि अगर आपको घूमना है श्रीनगर मैं घुमा दूंगा। तो उससे बात करी तो 2500 मांगे, 2000 में बात फिट होगी। तो जी श्रीनगर घूमे, अच्छा किया, मार्केट अच्छी है वहाँ पे, एंजॉय किया, खाना अच्छा है, खाना बहुत बढ़िया है, खासकर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हो तो। अगर आप हमने भी वहाँ पे वाजवान ट्राई किया वहाँ पे। थर्ड नाइट हम वहाँ से गए जी, फिर हम गए जी पहलवान कर रहा हूँ मैं फिर हम गए पहलगाम।
पहलगाम के वो जो हमारे भैया थे वही हमें लेके गए। उन्होंने हमें चार्ज किए लगभग 2000 रुपये पहलगाम तक ड्रॉप करने के। हमने वन वे लिया था, हमने कहा भैया हमें रुकना है पहलगाम में 2-3 दिन, तो आप हमें वन वे ड्रॉप कर दो। और पहलगाम बहुत ही खूबसूरत जगह है। श्रीनगर में फिर भी गर्मी थी, दिन के अंदर तो बहुत गर्मी थी जैसे एनसीआर में होती है, पर शाम को वेदर अच्छा होता है श्रीनगर के अंदर। तो पहलगाम में हमने जो स्टे था हमने गूगल पे सर्च किया और थोड़ी सी सिटी से जो टाउन है, पहलगाम का छोटा सा टाउन है, उससे दूर गए हम, क्योंकि हमें ये था कि जो शहर के अंदर थे वो होटल मिलते हैं। हमने होम स्टे बुक किया और होम स्टे एक गाँव के अंदर था, अच्छे लोग थे और सस्ता भी था। मतलब जो हमें एक रूम का पड़ा लगभग 1200 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था उसके अंदर। और वो डिपेंड करता है, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे तो 1000 में पड़ जाएगा आपको वो। तो पास में एक नदी थी। कभी भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे खूबसूरती वादियाँ बहुत अच्छी सुंदर हों, तो थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो टैक्सी वाले को थोड़ा सा हमने कहा भाई हमें वहाँ लेके जाए, थोड़ा जो सिटी से दूर है। और उसको हमने ट्रैक किया, मतलब गूगल मैप के ऊपर उस होम स्टे को 2-3 और देखे रास्ते में, तो मज़ा सा नहीं आया। यहाँ पे हमें स्पेस अच्छी मिली, इनका खाना अच्छा था, ये लोग अच्छे थे। और बिल्कुल जो लिद्दर नदी है उसके बिल्कुल किनारे पे था, और उसके लिद्दर नदी के क्रॉस करते हैं लकड़ी का एक पुल था, तो उसके बाद इतना बड़ा वहाँ पे मीडो था और चारों तरफ इतने बड़े बड़े देवदार के वृक्ष थे। तो वहाँ पे ऐसा था कि टूरिस्ट का नामो निशान नहीं था। और मतलब बंदा जाए तो खो ही जाए वहाँ पे, ग्लेशियर में से पानी निकल रहा है। तो अगर आप पहलगाम के मेन टाउन में रहते हैं तो आपको होता ये कि आप भाई खा पी के थोड़ा पार्क पुर्क देख के चले जाओगे या बेताब वैली चले जाओगे। पर इस तरीके से जब आप एक्सप्लोर करते हैं, जो होता है ना कि आप कहीं भी चल पड़ो, बस टांगे लेके चल पड़ो अपनी। तो हमने भी ऐसे किया कि हम वहाँ जो होम स्टे था वहाँ से थोड़ा सा हमने गांव में वॉक की, गांव वालों से मिले और हम चले गए, नदी पार करी। लवे वहाँ वॉलीबॉल खेलने गया था, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। पहलगाम से फिर हम गए जी बेताब वैली, और बेताब वैली में हमने की हॉर्स राइड। हॉर्स राइड का ऐसा होता है कि एक जो हॉर्स है, अगर 3-4 हॉर्स ले रहे हो तो हमें पड़ा जी 700 रुपये का। उसमें वो 3-4 पॉइंट होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो 4 घोड़ों का 2800 रुपये पड़ गया मान लो आप। पर वो अच्छी है, वो था। तो वहाँ के जो हाउस नहीं, हॉर्स वाले, वो भी अच्छे थे। तो मतलब पहले प्यार से बात करते थे, फोटोग्राफी तो बड़ी कमाल की करते हैं वो। तो वहाँ जाओ तो अपने जो हॉर्स वाला जो चला रहा है, हॉर्समैन है, उसको अपना कैमरा दे दो, तो वो आपकी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करेंगे। और उसके अलावा जो बेताब वाली में जो मेन अट्रैक्शन वही है, जो हॉर्स राइड है ना उसके अंदर। पिछली बार हम गए थे, विंटर्स में गए थे, तब हॉर्स राइडिंग नहीं हो रही थी, चारों तरफ बहुत ही बर्फ़ थी। बट इस बारी बर्फ़ तो नहीं थी, तो हमने सारी हॉर्स राइडिंग की वहाँ पे। 3-4 पॉइंट्स थे, वो आपने देखे होंगे हमारे ब्लॉग्स के अंदर, वो हमने किए। और फिर अपने होम स्टे में दोबारा आ गए। तो वो होम स्टे हमें इतना अच्छा लगा कि जहाँ हम 1 दिन रुकना चाहते थे उसकी जगह हम 3 दिन रुके वहाँ पे। और उसके अलावा वहाँ पे हमने भाई अपना जो था ना कि एक म्यूज़िकल प्रोग्राम था, वो भी वहाँ पे हमने अरेंज करवाया। कहते हैं भाई जहाँ जाओ वहाँ का अगर कल्चर, वहाँ का अपने हवा पानी नहीं अपने इंजॉय किया तो थोड़ी सी ट्रिप अधूरी रह जाती है। तो हम वहाँ के कल्चर को एंजॉय करना चाहते थे। तो वहाँ कश्मीरी गाना हुआ जिसमें वो 3-4 साज लेके आए हुए थे, और वो कश्मीरी जो लैंग्वेज है उसी के अंदर वो उन्होंने अपना बहुत अच्छा बजाया, तो सुन के हमें बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद जी पहलगाम के बाद हमारे वहाँ पे एक पार्क भी था बहुत सुंदर, वहाँ पे भी गए हम। और वहाँ पे फिर हमने भाई बच्चों ने एक छोटा सा वो जो फन एंड फूड नहीं होता, उस तरह के झूले वूले होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे जब जब मेलों में होते हैं। तो उन मेलों उस झूले के अंदर काफ़ी सारे झूले थे जो बच्चों ने झूले, प्रीति ने झूले, मैं तो नहीं झूलता, मेरे को तो थोड़े से चक्कर से आते हैं। तो सब कुछ इकोनॉमिकल था, फूड भी इकोनॉमिकल था, बाहर खा रहे हो आप, और उसके अलावा होम स्टे भी इकोनॉमिकल था। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है जब ट्रैवल करते हैं, एक होता है आपका होटल हो या होम स्टे हो गया, एक आपका ट्रैवल का एक्सपेंस हो गया, एक आपका फूड का एक्सपेंस हो गया, और चौथा जो एक्सपेंस होता है वो मेनली लेडीज़ के लिए होता है जो शॉपिंग वॉपिंग करती हैं। तो इस चीज़ को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी जो पहले 3 एक्सपेंस हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि ट्रेन कैसे बुक करनी है, कितने की है, कैसे पहुंचा जा सकता है इकोनॉमिकल वे के अंदर। और कुछ भी अगर आपको और पूछना हो तो आप कमेंट करना इस व्लॉग में। फिर जो भी आपको पूछना आप पूछ सकते हो। और उसके बाद जी हम पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर एक रात और रुके हमने, वहाँ पे हमने एक होम स्टे लिया। वो थोड़ा कॉस्टली था, 4500 रुपये का होम स्टे था वो, पर उसमें पूरा कॉटेज था एक, और अच्छे उसके होस्ट बहुत अच्छे थे। वो होम स्टे लिया हमने, एयरबीएनबी से बुक किया था। और उसके बाद जी अपनी वापसी हुई फ़्लाइट के ऊपर। अब फ़्लाइट जो वापसी हो रही थी उसमें प्रीति बहुत डर रही थी, क्योंकि उससे पहले 2-3 फ़्लाइट्स के हादसे हो चुके थे। कई फ़्लाइट क्रैश हो गई थी एयर इंडिया की, और उसके अलावा कई जो फ़्लाइट्स थी वो स्लिप कर गई थी रनवे से अपने।
तो प्रीति के दिमाग में बहुत फोबिया सा था, बट वो एनीवे हम ढंग से घर पहुंच गए। पर जो हमारी ट्रिप थी बहुत इन्जॉयबल थी। बाकी एक बारी मैं दोबारा आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि 9 दिन की ट्रिप थी इसमें। और हम माता के यहाँ पे भी गए और उसके बाद हम गए जी श्रीनगर, श्रीनगर के बाद गए पहलगाम, पहलगाम के बाद श्रीनगर। बाकी जो वैलीज़ थी वो बंद थी, जहाँ पे बहुत आप जा सकते हो, बहुत सारी जगह थी, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसके बाद काफ़ी सारी डेस्टिनेशन बंद थी। और अमरनाथ यात्रा भी इसी ड्यूरेशन में चल रही थी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपको काफ़ी मैंने अपडेट दे दिया, और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि थोड़ा सा आजकल इंटरनेट का इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा बिल्कुल, डेफिनेटली। एनीवे नहीं तो हमारे जो व्लॉग्स हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ और कमेंट को पिन कर रहा हूँ, उसमें सारे व्लॉग्स के लिंक है। उस अगर व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें एक एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है। चलो जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। एज वेल से व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त पंजाबी ट्रैकर।